हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगल कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का। कंटेम्परेरी जो साउथ एशिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साउथ एशिया क्या होता है, देखिए ये डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो हमने साउथ एशिया पढ़ना है। लेकिन अब साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। तो साउथ एशिया में 7 कंट्रीज आती हैं। कितनी कंट्रीज आती हैं? 7। याद रखना है, साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आ रही हैं? 7 कंट्रीज आ रही हैं। कौन कौन सी? सर, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है। अब एशिया जो है, ये जो साउथ एशिया है आपका, इसको जो नॉर्थ में किससे कवर्ड है? ये नॉर्थ में, इसमें हिमालयाज। नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज। ठीक है। नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज है। उसके बाद नॉर्थ में हिमालयाज। साउथ में क्या है? साउथ में आपके साउथ में क्या है? सर, साउथ में आपके इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन। अच्छा, फिर वेस्ट वाली साइड क्या है? सर, वेस्ट में क्या है? आपका अरेबियन सी। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ये जो हमारा साउथ एशिया है, ठीक है, एक इसमें हर एक जियोग्राफिक क्या है? पैटर्न है। जियोग्राफिक क्या है? रिलीफ्स है। ठीक है। उसके बाद इसमें इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। क्या है? किस बात की डाइवर्सिटी है? कल्चर की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी है और सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। रिलीजन बहुत ज्यादा है इसमें, कल्चर बहुत ज्यादा है, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। लेकिन आता किस कॉन्टिनेंट में है? ये एशिया में। लेकिन कहा क्या जाता है? सब कॉन्टिनेंट। कभी कभी इसमें साउथ एशिया में अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया जाता है और म्यांमार को भी इंक्लूड किया जाता है। म्यांमार का पुराना नाम याद रखना है, कौन सा है? बर्मा। ठीक है। अच्छा, इस साउथ एशिया में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि चाइना नहीं आता है। तो याद रखना है, इसमें कौन नहीं आता है? चाइना। अगर वहां पे पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशिया या इज ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया, अगर वहां पे चाइना लिखा होगा तो चाइना इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद नो डाउट चाइना क्या है? एक बहुत बड़ा रीजनल प्लेयर है ये। ठीक है। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, ये एक रीजनल पावर भी है और एक ये क्या है? ग्लोबल पावर भी है। ठीक है। ग्लोबल पावर भी ये बन रहा है। रीजनल पावर प्लस ग्लोबल पावर बनने की कोशिश है। ठीक है। अच्छा, नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा क्या है? डाइवर्सिटी है। लेकिन साउथ एशिया सिंगल जियो पॉलिटिकल स्पेस, मतलब ये एक क्या है? जियो पॉलिटिकल स्पेस, मतलब एक ही जियो पॉलिटिक्स में ये आता है। ठीक है। जियो मींस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। ठीक है। तो साउथ एशिया आपको याद रखना, 7 कंट्रीज हैं। कभी कभी इसमें क्या आ जाता है? इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार आ जाता है। उसके बाद इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो याद रखना है। और चाइना इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका क्या आएगा? नेक्स्ट देखो, अब क्या है नेक्स्ट में आपका ये है कि सभी साउथ एशियन कंट्रीज की जितनी हमने पढ़ी, चाहे वो हमने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सभी कंट्रीज का एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कहीं पे मिलिट्री रूल रहा है। ठीक है। तो श्रीलंका और इंडिया,
देखो इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुई है 1947 और श्रीलंका 1949। उसके बाद जब से सिंस इंडिपेंडेंस, किससे इंडिपेंडेंस ली थी इन्होंने? ब्रिटिश रूल से। तो तब से लेके आज तक जो है वहां पे क्या है? डेमोक्रेसी है। सिर्फ आपने ये याद रखना है, साउथ एशिया में सिर्फ दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे क्या हुआ है? डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस से लेके आज तक वहां पे बरकरार है। दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां पे सिविलियन रूल भी रहा है और यहां पे मिलिट्री रूल भी रहा है। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा, परवेज मुशर्रफ का नाम याद रखा होगा आपने, परवेज मुशर्रफ, तो वो भी किसका था? आर्मी का रूलर था वो, मतलब आर्मी का बंदा होके और रूल किस पे कर रहा है? पूरे पाकिस्तान के ऊपर कर रहा था। उसने किसकी सरकार को हटाया था? नवाज शरीफ की सरकार को हटाया था 1999 में। अब ये हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है? याद रखना इसी तरह से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों है। उसके बाद सर बांग्लादेश जो है, देखो बांग्लादेश जो बना है, बांग्लादेश पहले वाज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था ये? वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? इसको क्या कहते थे? ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। इसको क्या कहते थे? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है? तो ये बना कब है सर? ये बना है 1971 में। याद रखना आपने, ये कब बना है? 1971 में। किसने बनाया है ये? शेख मुजीबुर रहमान ने। किसने? शेख मुजीबुर रहमान। ये आगे हम सारा पढ़ेंगे। तो पहले तो यहां पे थोड़ी देर के लिए सिविलियन गवर्नमेंट रही, फिर बाद में यहां पे मिलिट्री रूल रहा, फिर उसके बाद फिर से यहां पे डेमोक्रेसी बहाल हुई, ठीक है? अब देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान जो था डेमोक्रेटिक था पोस्ट कोल्ड वॉर में, जैसे मतलब 1991 के बाद यहां पे डेमोक्रेसी आई। कहां पे? पाकिस्तान में। किसके अंडर? बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तहत अंडर, ठीक है? लेकिन नवाज शरीफ को क्या हुआ? आर्मी ने बाहर निकाल दिया। किसने बाहर निकाला? परवेज मुशर्रफ ने। कब निकाला? 1999 में। कैसे? मिलिट्री कू करके। मतलब जब एक सिविलियन गवर्नमेंट को बाहर फेंका, रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा या आर्मी के द्वारा, उसको मिलिट्री कू कहते थे, ठीक है? लेकिन यहां पे फिर से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई 2008 में। कब स्टार्ट हुई? 2008 में, ठीक है? उसके बाद नेपाल, आपने अभी थोड़ा थोड़ा करके याद करना है, ठीक है? आगे हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। नेपाल, नेपाल जो था 2006 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। अब ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, पहले मोनार्की क्या होती है? सर मोनार्की जो है वो रूल ऑफ अ किंग है। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे किसका रूल हो? किंग और क्वीन का रूल हो। जैसे आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पे किंग का रूल है, जैसे सऊदी अरेबिया, ठीक है? उसके बाद जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है? ये एक ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मोनार्क्स का रूल होता है, ठीक है? और उन गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम? मोनार्की कहते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होता है जहां पे मोनार्की भी होती है प्लस डेमोक्रेसी भी होती है। मतलब द मोनार्क हैज टू द मोनार्क हैज टू रूल अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक मोनार्क को रूल करना होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है? मतलब वहां पे क्या होता है? जो अल्टीमेट जो रूलर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, अल्टीमेट जो रूलर होता है वो कौन होता है? लॉ। लॉ सुप्रीम होता है वहां पे। क्या होता है? लॉ सुप्रीम। पहले सुप्रीम कौन होता था मोनार्की में? पहले किंग सुप्रीम होता था। कौन होता था कि सुप्रीम? किंग, ठीक है? अब कौन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सुप्रीम होगा? लॉ। और लॉ किस में लिखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की भी होती है प्लस डेमोक्रेसी भी होती है, ठीक है? और ये सारा किस सिस्टम में चलता है? कैसे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कैसे चलता है ये? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है जी? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो कौन होता है? किंग और क्वीन। कौन होता है? किंग और क्वीन,
और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, कौन? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सर ये जो किंग और क्वीन होता है, किंग और क्वीन, ये बाय बर्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? बाय बर्थ। ठीक है, जैसे जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी। HEREDITAR, हेरिडिटरी। ठीक है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। ठीक है, बाय पीपल। कौन इसको इलेक्ट करते हैं? लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, कौन इलेक्ट करते हैं? लोग। तो क्या आज की वर्ल्ड में कोई जो फेमस एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की, तो वो है हमारी ब्रिटेन। कौन सी? ब्रिटेन। ठीक है, जहां पे हमारे जो किंग है वो है किंग चार्ल्स। कौन? किंग चार्ल्स। प्लस वहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनाक। कौन है? ऋषि सुनाक। ठीक है, जो ऋषि सुनाक है ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपी है। ठीक है, और जो किंग चार्ल्स है ये बाय बर्थ क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद कौन बन गया? किंग चार्ल्स बन गया। इसी तरह से नेपाल जो था 2006 तक ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। सबसे ज्यादा जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो किसके पास थी? किंग के पास। देखो हमें यह भी पता है कि हर एक गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने? 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से? सर पहला होता है लेजिस्लेचर। कौन सा? लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। कौन सा? एग्जीक्यूटिव। तीसरा होता है जुडिशरी। कौन सा? जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है आपका, उसका क्या काम होता है? लॉ बनाना। क्या काम होता है उसका? लॉ बनाना। उसके बाद लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का मतलब, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना। क्या करना? लॉ को इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का काम है एडुकेट करना। जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है कि वेदर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो जुडिशरी है हमारी, उसको क्या कहा जाता है? जुडिशरी इज द गार्डियन, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चा? ठीक। अच्छा, तो नेपाल में 2006 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही, सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास? किंग के पास। लेकिन 2008 में मोनार्की को खत्म कर दिया गया। 2008 में मोनार्की को खत्म कर दिया गया, बस ये याद रखना है। उसके बाद भूटान, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, जो भूटान का किंग है रिसेंटली जो है इसने विजिट किया था इंडिया में। इसको नामचक कुछ नमग्याल बोलते हैं ना, नमग्याल। ठीक है, तो उन्होंने अभी विजिट किया था, जिसमें देखो भूटान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे लड़ाई भी हुई थी। भूटान के देखो डोकलाम जो इशू था, कौन सा इशू? डोकलाम। डोकलाम जो, वो किसके बीच में का था? वो भूटान, इंडिया और चाइना। यहां पे चाइना, उसके बाद भूटान और इंडिया। भूटान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भूटान जो है एक बफर स्टेट का काम करता है। किसका काम करता है? बफर स्टेट का। किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, यहीं पे एक डोकलाम है, तो यहीं पे हमारी लड़ाई चल रही थी इंडिया और चाइना की। ठीक है, और भूटान को जो प्रोटेक्शन का काम है वो किसका काम है? इंडिया का काम है। जैसे जापान को प्रोटेक्ट कौन करता है? यूएसए। इसी तरह से भूटान का प्रोटेक्शन का काम किसका है? इंडिया का काम है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 2008 के बाद क्या आई? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई। क्या आई उसके बाद? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई। ठीक है, भूटान में। फिर मालदीव्स। मालदीव जो एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। यहां पे सल्तनत रही, मतलब यहां पे सुल्तान किंग हुआ करता था। ठीक है, कब तक रही? 1968 में। उसके बाद ये रिपब्लिक बनी। रिपब्लिक मतलब वेयर द हेड ऑफ द स्टेट, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट is elected by the people। रिपब्लिक क्या हुआ? वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसको पहले सल्तनत थी, पहले हेरिडिटरी किंग बनते थे, बाय बर्थ किंग बनते थे।
अब जो है वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगा और जो प्रेसिडेंट होगा विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके बाद 2005 में, मतलब 1968 के बाद क्या बन गई, रिपब्लिक। तो 2005 में वहां पे पार्लियामेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या इंट्रोड्यूस किया, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्या है, एमडीपी, एमडीपी वो डोमिनेट करती है वहां पे। कहां पे, एमडीपी डोमिनेट करती है कहां पे, मालदीव्स में। जैसे इंडिया में किसका सिस्टम था पहले, सर इंडिया में पहले किसका था, कांग्रेस सिस्टम था। किसका सिस्टम था, कांग्रेस सिस्टम। यहां पे जो इंडिया में मैक्सिमम राज किसने किया है, कांग्रेस ने। इसी तरह से मालदीव में सबसे ज्यादा राज किसने किया है, एमडीपी ने। ठीक है, तो इन होल देखो मालदीव भी क्या बन गया, डेमोक्रेसी बन गया। भूटान भी क्या बन गया, डेमोक्रेसी बना। ठीक है, 2008 के बाद नेपाल भी क्या बन गया, डेमोक्रेसी। कितने के बाद, 2008 के बाद। ठीक है, पाकिस्तान में भी 2008 के बाद क्या है, देखो कोइंसिडेंस ये है कि हर कहीं 2008 याद रखना, 2008 के बाद क्या आ रही है, वहां पे डेमोक्रेसी आ रही है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में भी कुछ टाइम सिविलियन गवर्नमेंट रही, फिर कुछ टाइम मिलिट्री रूल रही, लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई। श्रीलंका और जो इंडिया है सिंस इंडिपेंडेंस ये डेमोक्रेटिक ही रहे। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो है, अगला जो है हमारा वो क्या है कि हमारे पास थर्ड स्लाइड थी ना। अब देखो जो ये है आपका कि सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है डेमोक्रेसी की साउथ एशिया में कहां दी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो हर एक कंट्री में दी जाती है। किसको प्रेफरेंस दी जाती है, किसको दी जाती है प्रेफरेंस, डेमोक्रेसी की। लेकिन एक कंट्री को छोड़ के, किसको, एक कंट्री को छोड़ के। तो वो कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को माना नहीं जाता, मतलब डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं किया जाता। देख रहे हैं आप, डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं किया जाता। क्या याद रखना आपने, सर साउथ एशिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं करती, तो कौन सी है, पाकिस्तान। पाकिस्तान डजंट प्रेफर डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्यों, देखो एक सर्वे हुआ है, क्या हुआ है, सर्वे कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल। तो 37 लोगों ने कहा कि भैया ठीक है डेमोक्रेसी होनी चाहिए। किस पे बोला, डिक्टेटरशिप इज बेटर। कितने लोगों ने कहा, 14 लोगों ने। डजंट मैटर टू मी कि भैया हमें फर्क ही नहीं पड़ता डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो। तो 49 लोगों ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को कहां प्रेफर किया जाता है, इंडिया में। कहां, इंडिया में, सॉरी इंडिया दूसरे नंबर पे है, श्रीलंका पहले नंबर पे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को प्रेफर कहां किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका श्रीलंका में। कहां पे, श्रीलंका में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, इंडिया। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल और सबसे कम पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि अगली जो हम पढ़ेंगे, अगला क्या है, अगला है हमारा पाकिस्तान को पढ़ना है आपने। किसको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में मिलिट्री भी रहा रूल और डेमोक्रेटिक रूल भी रहा, दोनों रूल्स रहे हैं यहां पे। तो सबसे पहले जब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या बना सर, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो सबसे पहले यहां क्या आया, कौन रूलर आया था, सबसे पहले रूलर थे हमारे यहां पे कौन, जनरल अयूब खान। कौन, जनरल अयूब खान, याद रखना है, सबसे पहले कौन, जनरल अयूब खान। उसके बाद सर, उसके बाद यहां पे जनरल याह्या खान आए। कौन आया, जनरल याह्या खान। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बताओ जब बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, कब हुआ, 1971 में। तो उस टाइम
रूलर कौन था पाकिस्तान का? तो हु वाज द रूलर ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस टाइम? तो आपने लिखना है जनरल याह्या खान, ठीक है। उसके बाद कौन आया? जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन आया? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये कैसे आया? ये इलेक्शन के थ्रू आए। इलेक्शन कब हुआ? 1971 टू 77 तक रहे। ये कितने साल तक रहे? 6 साल तक रहे, ठीक है। इसके बाद कौन आए? जनरल जियाउल हक, ठीक है। क्या कौन आए? जियाउल हक। ये कब तक रहे सर? ये 1977 से लेके 1988 तक रहे। जिनके नाम के पीछे प्रीफिक्स में क्या लगा है? जनरल लगा है, तो वो सारे क्या हैं? मिलिट्री रूलर है। क्या है ये? मिलिट्री रूलर हैं ये। और दूसरा, ये थ्रू डेमोक्रेसी नहीं आए हैं, थ्रू इलेक्शन नहीं आए हैं। तो कौन आया था? जुल्फिकार अली भुट्टो। कब आया था? 1971 में। आपने ये याद रखना। उसके बाद सर, उसके बाद कौन आया? सर उसके बाद जो है आपका बेनजीर भुट्टो आई। कौन आई? बेनजीर भुट्टो। कब आई? सर बेनजीर भुट्टो जो है 1988 में इलेक्शंस के द्वारा जीती गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसके बीच में चल रहा था? सर वहां पे दो पार्टी रूल कर रही थी, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, और किसके बीच में? यहां पे हर पार्टी है। बेनजीर भुट्टो की अगर पूछा गया बेनजीर भुट्टो की कौन सी पार्टी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी। पीपीपी मतलब 3 पी, ठीक है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और दूसरी कौन सी थी? मुस्लिम लीग, ठीक है। ये कब तक रहा? 1999 तक। सर 1988 से लेके 1999 तक जो था, वो दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में रहा, ठीक है जी। उसके बाद 1999 में मिलिट्री कू होता है। क्या होता है? मिलिट्री कू। मिलिट्री कू। मिलिट्री कू कौन करता है? सर मिलिट्री कू जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ करता है। और किसको हटाता है? सर नवाज शरीफ को हटाता है। किसको हटाता है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम। क्या था? प्राइम मिनिस्टर था। तो अपने जो परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट कब तक डिक्लेयर किया? कब डिक्लेयर किया? 2001 में। 1999 में उसने क्या किया? अपने आप को बोला कि मैं क्या हूं, यहां पे मिलिट्री कू करके नवाज शरीफ को रिमूव किया और खुद पाकिस्तान का लीडर बन गया। और 2001 में अपने ही आप को उसने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन 2008 के बाद याद रखना है, 2008 के बाद यहां पे डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी है। तो हमने पढ़ा पाकिस्तान में कितने रूलर्स आए? सर जनरल अयूब खान आया, फिर जनरल याह्या खान आया, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो आया, फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद आपका कौन आया था? जनरल जियाउल हक आया था। जियाउल हक के बाद बेनजीर भुट्टो आई। बेनजीर भुट्टो के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो इलेक्शंस के द्वारा कौन कौन आए थे? सर जुल्फिकार अली भुट्टो आया था और बेनजीर भुट्टो आई थी, और उसके बाद नवाज शरीफ आया था। सर मिलिट्री कू किसने किया था? सर परवेज मुशर्रफ ने किया था। कब किया था? 1999 में। किसको रिमूव किया था? नवाज शरीफ को किया था। सर कितने जनरल्स रहे हैं? सर जनरल अयूब खान रहा है, उसके बाद जनरल याह्या खान रहा है, जनरल जियाउल हक रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ रहा है। सर बांग्लादेश क्राइसिस किसके टाइम हुआ है? तो बांग्लादेश क्राइसिस जो है वो आपका किसके टाइम रहा है? जनरल याह्या खान। सर पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कौन रूलर था? सर जनरल अयूब खान। तो उसके बाद जब सर फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुई 1971 में, तो कौन जीता? सर जुल्फिकार अली भुट्टो। सर 1988 टू 1999 तक किस दो पार्टीज के बीच में फाइट थी, कंपटीशन थी? तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। तो बेटा ऐसे याद रखना है। याद रखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छी एक यूनिवर्सिटी मिलेगी और एक अच्छा फ्यूचर बनेगा, ठीक है। साथ साथ में रिवाइज करें, साथ साथ में डीपीएस जो डेली प्रैक्टिस शीट्स हम आपको देते हैं अपनी ऐप के ऊपर, वो प्रैक्टिस करें तो आप इजिली जो है क्रैक कर सकते हो ये वाला एग्जाम। तो मेन रीजन क्या है? पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं बन रहा, वहां पे क्यों फेल है ये डेमोक्रेसी?
सर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी को कौन डोमिनेट करता है? मिलिट्री क्लर्जी। क्लर्जी मतलब प्रीस्ट, ठीक है। प्रीस्ट मतलब जो वहां के मौलानाज हैं, ठीक है वो। उसके बाद लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, जो जमींदार हैं, जो रिच जमींदार हैं, ठीक है, वो वहां पे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने नहीं देते हैं, ठीक है। उस वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि यहाँ पे क्या आए? मिलिट्री गवर्नमेंट आए, मिलिट्री रूल आए, ठीक है। उससे इनको बेनिफिट होता है, मिलिट्री को तो होता ही होता है, क्लर्जी को भी होता है, और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी को भी होता है। फिर पाकिस्तान का हमेशा कंफ्लिक्ट रहना किसके साथ? इंडिया के साथ। अभी हम आगे जो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। जैसे कौन कौन सी वार? सर 1947 में हुई, 1965 में हुई, 1971 में हुई, 1999 में हुई, ठीक है। बहुत सारी वॉर्स हुई हैं हमारी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसकी वजह से भी वहां पे ये प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में आएगी तो वो फ्रेंडशिप करेगी किसके साथ? इंडिया के साथ, ठीक है। तो लेकिन अगर वहां पे क्या आ जाती है? मिलिट्री रूल आता है, तो वो क्या करेगा? मिलिट्री रूल जो है वो वॉर करेगी। जैसे परवेज मुशर्रफ ने भी किया था, करगिल वॉर की थी। इसने कौन सी वॉर की थी? करगिल वॉर, ठीक है। याद रखना है, परवेज मुशर्रफ ने कौन सी वॉर की थी? करगिल वॉर 1999 में, ठीक है। तो इसलिए भी प्रेफरेंस दी जाती है। और दूसरा, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है उसको। क्या नहीं है? इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं। वहां पे जो वेस्ट की कंट्रीज हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वहां पे क्या हो, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। वो भी चाहती है कि हमेशा वहां पे मिलिट्री रूल ही रहे, ताकि उनको क्या मिले? वहां पे उनको जो है मिलिट्री ये लॉन्च पैड्स मिल सके, उनको बेसिस मिल सके, ठीक है। अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो यूएस की या वेस्ट की कंट्रीज को बेसिस नहीं प्रोवाइड करेगी। जैसे अभी भी कहा जाता है, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट थी, ठीक है। इमरान खान की का जो ब्लेम है वो वेस्ट कंट्रीज के ऊपर ये है कि मेरी जो गवर्नमेंट है वो टॉपल ही किसने करवाई है? वेस्ट ने करवाई है, ठीक है। तो अभी कौन है वहां पे? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ का भाई है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, ये रीजंस हैं। एक तो वहां का सोसाइटल स्ट्रक्चर, मिलिट्री क्लर्जी लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी नहीं चाहती है। पाकिस्तान का हमेशा कंफ्लिक्ट में रहना, किसके साथ? वॉर पे रहना, किसका? इंडिया के साथ। और जेन्युइन सपोर्ट होना, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। वहां पे उनके पास सपोर्ट नहीं है, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो आपका ये क्या खत्म हो जाता है? आपका खत्म हो जाता है पाकिस्तान। अब हम चलते हैं नेपाल की तरफ। किसकी तरफ? नेपाल की तरफ। नेपाल जो है बहुत, मतलब हमारा, जैसे आपने देखा होगा, ओपन बॉर्डर्स है हमारे। यूपी बिहार के साथ आते जाते रहते हैं लोग नेपाल के, यहाँ इंडिया में काम करते हैं। और कुछ इंडिया वाले लोग जो कहाँ जाते हैं? नेपाल में काम करते हैं। तो सर ये पहले स्टार्टिंग से ही क्या रहा है? सर ये पहले से ही एक हिंदू किंगडम रहा है। क्या रहा है ये? हिंदू किंगडम रहा है, ठीक है। पास्ट में ये एक हिंदू किंगडम रहा है, हिंदू किंगडम रहा है। उसके बाद वहां पे क्या बन गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वही किंग प्लस डेमोक्रेसी। क्या? किंग प्लस डेमोक्रेसी। लेकिन किंग कभी नहीं चाहता कि मेरी जो पावर है वो खत्म हो, ठीक है। तो किंग प्लस आर्मी, ये हमेशा चाहता था कि भैया आर्मी का यूज करके मैं क्या करूं? अपना ही रूल हमेशा मेंटेन करके रखूं, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश ना होने दो। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? रेस्ट्रेंट हो जाती है, खत्म हो जाती है। सर स्टार्ट करेंगे 1990 से। कब से? 1990। सर कुछ 1990 में क्या हो रहे थे? प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? मूवमेंट चली। तो उसके चलते किंग ने बोला ठीक है, मैं क्या बनाऊंगा? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। 1990 में किंग ने इजाजत दे दी कि मैं क्या बना दूंगा? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन 1990s में हो क्या रहा था? ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किस किस के बीच में चल रहा था? सर मोनार्की मतलब किंग के बीच में। और किसके बीच में? सर किंग था। कौन था? किंग प्लस यहां पे माविस्ट थे। माविस्ट थे, कौन थे? माविस्ट थे और डेमोक्रेटिक थे। देखो तीन लोग यहां पर लड़ाई कर रहे हैं।
और सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास पावर हो, माओविस्ट बोलते हैं हमारे पास पावर हो, और जो डेमोक्रेटिक वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पावर हो। ठीक है, माओविस्ट किससे इन्फ्लुएंस्ड है? माओ से। मतलब जो चाइना में, जैसी चाइना में गवर्नमेंट है वैसे ही गवर्नमेंट कहां होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए आपकी? नेपाल में। ठीक है, मतलब ये माओ जो है, माओ जो माओ जिडोंग था आपका चाइना में, उससे इन्फ्लुएंस थे, और ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म में भी बिलीव करते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे? गोरिल्लास वॉरफेयर करते थे। गोरिल्ला कौन करते थे? गोरिल्ला वॉरफेयर माओविस्ट। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि सर अपने एनिमी को छुपके से टारगेट करना और भाग जाना। ठीक है, अटैक करना और भाग जाना, इसी को बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। तो वहां पे चली, तीन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, डेमोक्रेट्स के बीच में, मोनार्क्स के बीच में और माओविस्ट के बीच में। तो 2002 में क्या हुआ? ये 1919 में चल रहा था, 1990s में। ठीक है, 1990s में चल रहा था। 2002 में क्या हुआ? अच्छा, किंग, वहां पे जो पार्लियामेंट बनाई थी किंग ने, देखो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1990 में। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट भी बनाई गई थी किंग के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम पावर किसके पास थी? किंग के पास। इस पार्लियामेंट को किंग ने कब खत्म किया? 2002 में। कब खत्म किया? 2002 में। तो अप्रैल 2006 में, अब ये याद रखनी डेट्स, अप्रैल 2006 में फिर से एक प्रो डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट होती है। कौन स्टार्ट करता है? एसपीए। एसपीए मतलब सेवन पार्टी अलायंस, सेवन पार्टीज का एक अलायंस था। वो क्या करती है? एक प्रो डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट करती है, किसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को खत्म किसने किया था? किंग ने किया था। कब खत्म किया था? 2002 में। कब लाया था? 1990 में। क्या फुल पावर थी पार्लियामेंट के पास? कंप्लीट पावर थी? नहीं थी, लिमिटेड पावर्स थी। मैक्सिमम पावर्स किसके पास थी? किंग के पास थी। तो 2006 में ये जो एसपीए, सेवन पार्टी अलायंस वालों ने, माविस्ट वालों ने और सोशल एक्टिविस्ट वालों ने क्या किया? मूवमेंट स्टार्ट की, डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अल्टीमेटली किंग को वापस पार्लियामेंट क्या करना पड़ा? लाना पड़ा। और उस पार्लियामेंट का नाम क्या था? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्टोर करना पड़ा। तो 2008 में क्या हुआ? सर 2008 में ये क्या बन गया? कंप्लीट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। क्या बन गया? कंप्लीट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्योंकि कैसे बना? क्योंकि मोनार्की को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अब खत्म कर दिया। अब वहां पे जो प्रेसिडेंट होगा वो भी इलेक्टेड होगा, प्राइम मिनिस्टर वो भी इलेक्टेड होगा। लास्ट में 2015 में क्या बनाया गया? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। क्या बनाया गया? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अभी नेपाल में जो है प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी क्या है? वहां पे इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, नो डाउट वहां की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत क्या है? इनस्टेबल है। ठीक है, बहुत बार इलेक्शन होते हैं, बहुत बार गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व होती है, लेकिन अभी भी डेमोक्रेसी चल रही है। आपको ये भी याद रखना है कि नेपाल वाले लोग ये मानते हैं कि जो इंडिया है वो इंटरफेयर करता है। क्या करता है? इंडिया इंटरफेयर करता है नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में या इंटरनल अफेयर्स में। तो वहां पे ये क्या है? एक फेयर साइकोसिस। क्या है? फेयर साइकोसिस है। क्यों? कि ये जो इंडिया है ये नेपाल की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है। इंडिया और नेपाल में एक इशू भी है जिसका काला पानी करके बोला जाता है। काला पानी एक डिस्प्यूट है। ठीक है, तो कुछ लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इंडिया को अपोज करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, वहां पे एक कम्युनिटी है मधेसीज करके। कौन सी? मधेसीज। ठीक है, ये सपोर्ट करती है इंडिया को। क्या करती है? इंडिया को सपोर्ट करती है। बस इतना ही याद रखना है आपने कि डेमोक्रेसी कैसे आई। सर 1990s में लिमिटेड डेमोक्रेसी लाई गई उसके बाद 2002 में इसको क्या कर दिया? पार्लियामेंट को फिर से खत्म कर दिया किंग ने 2002 में। अच्छा, फिर 2006 में क्या हुआ? प्रो डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट की एसपीएस ने। 2008 में मोनार्की को खत्म कर दिया और क्या ले आए? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। ठीक है जी, आपका ये भी खत्म होता है। कौन सा वाला? आपका नेपाल। तो हमने दो कंट्रीज पढ़ ली, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, पाकिस्तान में मिलिट्री का इशू था और नेपाल में किंग का इशू था। ठीक है जी, उसके बाद एक और कंट्री है श्रीलंका। कौन सी कंट्री? श्रीलंका।
तो अब श्रीलंका में क्या होगा, श्रीलंका में क्या होता है, देखो श्रीलंका भी हमारा नेबर है, इंडिया का नेबर है। श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी है, सिन्हलीज की है, ठीक है। और माइनॉरिटी कौन है वहां पे, सर वहां पे माइनॉरिटी जो है वो कौन है, तामिल्स है। सर ये तामिल्स कौन है, सर ये तामिल जो है, तामिल्स इंडिया से श्रीलंका गए थे, किसने लिया था इनको, ब्रिटिश ने लिया था। किसने लिया था, ब्रिटिश ने। क्यों लिया था तामिल्स को श्रीलंका में, प्लांटेशन करने के लिए। किसके लिए, प्लांटेशन के लिए, कह सकते हो कॉफी प्लांटेशन के लिए, बनाना प्लांटेशन के लिए, ठीक है। वहां पे एज ए लेबरर का काम करते थे तामिल्स, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो तामिल्स थे, वर्कर्स थे, वो वहां पे परमानेंटली सेटल हो गए। लेकिन जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1949 में, 1948 में, कब मिली थी इसको इंडिपेंडेंस, 1948 में। तो जब ये 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश रूल से, तो सिन्हलीज ने कहा कि ये जो तमिल्स हैं ये यहाँ के नेटिव्स नहीं हैं, तो इनको जो हम जो है प्रेफरेंस नहीं देंगे, ना जॉब में, ना एडमिनिस्ट्रेशन में, ना गवर्नमेंट में। तो सिन्हलीज जो है वो डोमिनेटिंग रोल प्ले करने लग पड़े, किनके ऊपर, तमिल्स के ऊपर। तो तमिल्स को जो राइट्स हैं उनको वो क्या लग पड़े करने, उनके राइट्स नहीं दे रहे थे, कौन, सिन्हलीज, ठीक है। तो इसके बीच में लड़ाई हो जाती है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, किस किस के बीच में, तमिल्स और सिन्हलीज के बीच में, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर तमिल लैंग्वेज को सप्रेस किया जा रहा है, तमिल्स के राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, तमिल के को एजुकेशन नहीं दी जा रही, तमिल को जॉब्स नहीं दी जा रही, तमिल्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही पॉलिटिक्स में, ठीक है। और इनका रिलीजन भी डिफरेंट था, सिन्हलीज का रिलीजन बुद्धिस्ट था, क्या था, बुद्धिस्ट था। और तमिल्स का रिलीजन क्या था, हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म। तो ये भी एक इशू था। अल्टीमेटली तमिल्स ने क्या किया, मिलिटेंट स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है। ये मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म लाया, मतलब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम करके इन्होंने क्या बना दी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। इलम होता है कंट्री। तो इनका डिमांड, मेन डिमांड क्या था, इनका मेन डिमांड LTTE का था कि हमें तमिल्स को श्रीलंका में एक सेपरेट क्या दे दो, कंट्री दे दो, क्या दे दो, सेपरेट एक कंट्री दे दो, ठीक है, सेपरेट कंट्री दे दो। और ये तमिल्स मोस्टली रहते कहां थे, श्रीलंका में, ये रहते थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो LTTE है, इसने वेपन्स का यूज किया, इसने मिलिट्री का यूज किया, ठीक है, एक मिलिटेंट इसकी क्या रही, मिलिटेंट स्ट्रेटेजी रही, ठीक है। अल्टीमेटली उस टाइम जो थे, जो तमिलनाडु के जो लोग थे, उन्होंने इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशराइज किया कि भैया जो श्रीलंका में तमिल्स हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली राजीव गांधी ने एक अकॉर्ड किया, किसके साथ, श्रीलंका के साथ, कब, 1985 में। कब किया, 1985 में, ठीक है। उस अकॉर्ड के तहत इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी, किस नाम से, किस नाम से, ये आता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, आता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से, किससे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो वहां पे ये क्यों भेजी गई आर्मी या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स क्यों भेजी गई, ताकि जो तमिल्स और सिन्हलीज में जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन ये जो है वो फेल हो गया, क्या, आर्मी फेल हो गई, या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में फेल हो गई और इसको वापस आना पड़ा। क्या करना पड़ा, वापस आना पड़ा। क्यों, क्योंकि श्रीलंकन जो है वो मान रहे हैं कि ये इंडिया की तरफ से क्या है, इंटरफेरेंस है, क्या है, इंडिया की तरफ से इंटरफेरेंस है, ठीक है, क्या है, इंडिया की तरफ से इंटरफेरेंस है। अभी तक समझ आया क्या चल रहा है। सर 1983 में क्या बनी, LTTE ने स्टार्ट किया, किसके साथ लड़ाई करना, श्रीलंका के आर्मी के साथ, मतलब सिन्हलीज की आर्मी के साथ।
1985 में इंडिया और श्रीलंका का अकॉर्ड हुआ, किसने किया? राजीव गांधी ने। इसके तहत क्या हुआ? जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई कहां पे? श्रीलंका में, ताकि वो सिन्हलीज और तामिल में क्या कर सके? इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सके, इश्यूज को क्या कर सके? सेटल कर सके। लेकिन उसको वापस आना पड़ा क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिली। किसको सपोर्ट नहीं मिली? इंडियन आर्मी को। ठीक है, कब आना पड़ा इसको वापस? ठीक है, कब आना पड़ा इसको? पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विद आउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। वापस आना पड़ा सर इसको 1989 में। कब आना पड़ा इसको? 1989 में। तो सर इसको वापस आना पड़ा 1989। गए कब थे? 1985 में। कब तक? 1989। 4 साल वहां रहे लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं किया। सर ऐसी इंडिया के अलावा कोई ऐसी इंटरनेशनल कंट्री है जिसने श्रीलंका में इस डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की? तो हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन कौन सी? नॉर्वे और आइसलैंड। नॉर्वे और आइसलैंड, इतना याद रखना है। लेकिन अल्टीमेटली 2009 में एलटीटीई को खत्म किया जाता है। एलटीटीई को क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्मी। ये आपने याद रखना है। इसमें बहुत कम डेट्स हैं। 1983 एलटीटीई स्टार्ट हो गई, किसको खिलाफ लड़ने? श्रीलंका के खिलाफ। 1985 में इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड हुआ। 1989 जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वापस आ गई। 2009 में क्या हो गया? एलटीटीई को खत्म किया गया। ठीक है, और इतना ही आपको पढ़ना है। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इस कंफ्लिक्ट होने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दीज कंफ्लिक्ट्स, ठीक है, अब क्या होता है? जो हमारी श्रीलंका है वो क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया टू कंट्रोल। इसने पॉपुलेशन का जो रेट है वो क्या किया है? ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम किया है। ये फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री कहा गया, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। लिबरलाइज मतलब इसने क्या कर दिया? अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन टू द वर्ल्ड। ओपन टू द वर्ल्ड। अब हर एक एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो इन्वेस्ट कर सकती है। कहां पे? श्रीलंका में। इसके पास जो है हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है। क्या है? हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह से ये सक्सेसफुल रही इंडिपेंडेंस से लेके 2023 तक। इसने आज भी यहां पे क्या है? डेमोक्रेसी है। क्या है? यहां पे डेमोक्रेसी है। ठीक है जी, अब ये भी खत्म होता है हमारा। उसके बाद हमारे पास रहता है हमारे पास कौन रहता है? अब रहता है हमारे पास एक कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा वाला? बांग्लादेश। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। सर बांग्लादेश में कैसा रहा? तो मैंने आपको बताया कि 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश को कहां से किया गया था? तो सर ये इसको थोड़ा सा बंगाल से किया गया था और थोड़ा सा असम से। मतलब बांग्लादेश बना है थोड़ा से बंगाल का हिस्सा और थोड़ा सा असम का हिस्सा। लेकिन जब पाकिस्तान बनाया गया तो बांग्लादेश उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, उस टाइम इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। क्योंकि उस टाइम में किसके अंडर था? पाकिस्तान के अंडर था। जो आज का पाकिस्तान है उसको उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है जी। लेकिन जो बांग्लादेश का कल्चर था, बांग्लादेश की जो डेमोग्राफी थी, उसका जो पॉपुलेशन का फीचर था वो ये था, ये बंगाली। क्या थे? ये कौन सी लैंग्वेज करते थे? बंगाली करते थे। इनका कल्चर डिफरेंट था। किससे? इनका कल्चर डिफरेंट था वेस्ट पाकिस्तान से। वेस्ट पाकिस्तान का कल्चर पंजाबी है, पश्तो है, उसके बाद उर्दू है। ठीक है, इनका डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर। अब क्या होता है? और ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, वेस्ट पाकिस्तान के लोग, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और इनको क्या मानते हैं? बांग्लादेश के लोगों को इंफीरियर मानते हैं। ठीक है, एथनिक, ये क्या क्या इशू आ गया? एथनिसिटी का इशू आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये प्रोटेस्ट लग पड़े करने कि भैया हम पे डोमिनेट कौन कर रहा है? हमें डोमिनेट जो बंगालीज को कौन कर रहा है? हमें वेस्ट पाकिस्तान कर रहा है। और हमें जोर जबरदस्ती क्या इंपोज कर रहा है? उर्दू लैंग्वेज। कौन इंपोज कर रहा है? उर्दू लैंग्वेज। जैसे इंडिया में भी हुआ, जब इंडिया में
हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, तो सदर्न स्टेट्स ने क्या किया था, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, अल्टीमेटली इस इशू को सॉल्व किया था। फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था कि भैया हिंदी भी होगी, रीजनल लैंग्वेजेस भी होंगी, जो आज आप जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में देखते हो, जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में आप जो देखते हो कि इन शेड्यूल लैंग्वेजेस में आप क्या कर सकते हो, कोई भी सेंट्रल एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें इनको क्या इंपोज लग पड़े करने, उर्दू। अच्छा, आप ये नहीं चाहते थे कि हम उर्दू अडॉप्ट करें या अपनी बंगाली को छोड़ के, ठीक है, और हमें आप क्या कहते हैं इंफीरियर समझते हो, तो अल्टीमेटली कौन उठता है, शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना है अभी, कौन, शेख हसीना, वो अभी की प्राइम मिनिस्टर हैं। हसीना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इज डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर है वो, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसके खिलाफ, पाकिस्तान में। डिमांड क्या कर रहा है कि भैया मुझे फेयर शेयर दो, किसमें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, क्या दो, फेयर शेयर दो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुझे इक्वल शेयर दो। और ये डिमांड क्या कर रहा था, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि एक ही कंट्री में रहने के बावजूद हमें क्या दो, ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस दो, हम आपकी कंट्री को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, मतलब हम सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम इंडिपेंडेंस दो, मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग पावर दो हमें, ठीक है, उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सर, उसके बाद क्या होता है, 1970 में इलेक्शन होता है पूरे पाकिस्तान में। 1970 में क्या होता है, इलेक्शन होता है पाकिस्तान में। 1970 में इलेक्शन होता है, ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट पाकिस्तान में। लेकिन सबसे ज्यादा सीट्स कौन निकालता है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी। कौन सी पार्टी थी उसकी, अवामी लीग। कौन सी पार्टी थी, अवामी लीग। ठीक है, अब क्या है, और ये इलेक्शंस क्यों करवाए गए हैं कि भैया हम एक क्या बनाए, कांस्टेंट असेंबली बनाए। क्या बनाए हम, कांस्टेंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। और एक कांस्टेंट असेंबली क्या बनाएगी, पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। क्या बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको कहा 1971 का जो क्राइसिस था पाकिस्तान का, उस टाइम कौन था पाकिस्तान का लीडर, जनरल याहिया खान। ठीक है, जनरल याहिया खान। अच्छा, लेकिन मेजोरिटी किसकी आ गई, सर मेजोरिटी आ गई अवामी लीग की। लेकिन इनको इनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दिया जा रहा है। कौन नहीं बनाने दे रहे, वेस्ट पाकिस्तान वाले। तो वो समझ रहे हैं कि बंगाली हम पे रूल करना स्टार्ट करके, तो बोलते उनको गवर्नमेंट ही बनाने नहीं दिया। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हो गया, ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्या हो गई, मूवमेंट स्टार्ट हुई, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, बहुत सारे लोगों को मारा गया जो वेस्ट पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसकी वजह से बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग थे वो भाग के कहा आ गए, इंडिया में। इंडिया में कहा, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में गए, असम में गए, वेस्ट बंगाल में गए। ठीक है, तो इनको रिफ्यूजीज कहा गया। क्या कहा गया, रिफ्यूजीज कहा गया कि भैया रिफ्यूजीज हैं ये। अल्टीमेटली वॉर हुई किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया किसकी हेल्प कर रहा है कि भैया इंडिया ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है ताकि ईस्ट पाकिस्तान क्या बना दे, एक कंट्री बन जाए। ठीक है, एक कंट्री बन जाए। तो वैसा ही हुआ। इस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इसने किसकी हेल्प की, ईस्ट पाकिस्तान की, फाइनेंशियली भी और मिलिटरली भी। अल्टीमेटली 1971 वॉर में कौन जीत जाता है, इंडिया जीत जाता है, और क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। क्या बन जाता है, बांग्लादेश। और फिर कौन जीत जाता है, सर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया जाता है जेल से। और 1975 में ये क्या करते हैं, 1971 टू 1975 तक ये कौन रहा है, शेख मुजीबुर रहमान रहा है। ठीक है, लीडर। उसने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, सेक्युलर था, डेमोक्रेटिक था और सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। ठीक है, और कहां से, पहले वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, अब क्या बना दी उन्होंने, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बना दी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और इसने सभी पार्टीज को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। सिर्फ अपनी पार्टी रखी, कौन सी, अवामी लीग। इसकी वजह से क्या हो गया, टेंशन हो गई। देखो समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है। ठीक है, क्या हुआ सर, पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था वाज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था वो, सर वो पार्ट था आपका इसका वेस्ट पाकिस्तान का।
फिर क्या हुआ, 1970 में 70s में स्टार्ट हो गया प्रोटेस्ट होना। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया जाता है, ठीक है, किसमें, एक मिलिट्री अपराइजिंग होती है। 1979 में कौन आता है, मिलिट्री रूलर आता है जियाउर रहमान, मतलब मिलिट्री का रूल आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी, ठीक है, लेकिन इसको भी मार दिया गया 1979 में। फिर कौन आता है सर जी, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद, ये बन जाता है रूलर। लेकिन 1990 में आते आते इरशाद को भी क्या होना पड़ा, स्टेप डाउन होना पड़ा। और क्यों, क्योंकि स्टूडेंट की एक डिमांड थी। तो 1991 से लेके 99 तक क्या रही, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, किसके बेस पे, मल्टी पार्टी सिस्टम रहा। हुआ क्या रहा, मल्टी पार्टी सिस्टम रहा। तो ये सब जो है आपने क्या करना है, याद करना है, रिवाइज करना है अच्छे से, बहुत इजी है। तो इसके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे हमारी कॉम्पिटेटिव संकल्प कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ऐप पे। थैंक यू।